फिक्स ज्योमेट्री वाला कंप्रेसर यूज़ करना कहाँ से सिंपली क्लेवर है यार, मुझे बताओ तो। मारुति 800 में आता था ये कंप्रेसर, 13,000 पे सर्विसिंग के लिए गया था, 1 लीटर 80 स्लाविया, और उसको ना अपने ब्रेक पैड रिप्लेस कराने को बोला गया। कुशाक कार के साथ ही इंडिया में MQB A0iN प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई थी, जिसके चलते 4 कारें लॉन्च की गई थी। काफ़ी टाइम से ये एक अपडेट डिजर्व कर रही थी। फाइनली कंपनी ने इसको एड्रेस किया है और नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कुछ फंक्शनल चेंजेस भी हैं। लुक्स की बात करूँ तो वो सब्जेक्टिव है, बट जो नया लुक है वो फ्रेश है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। DRLs अपडेट किए गए हैं, काफ़ी रीडिज़ाइंड है। फ्रंट ग्रिल पे भी इस बार इल्यूमिनेशन ऐड किया गया है और काफ़ी टेस्टफुली किया है। मैं कहूँगा ट्यूबलाइट ना बना के जिस तरह से उन्होंने ग्रिल का यूज़ किया है, इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन। और डिज़ाइन की बात छोड़े, डिज़ाइन में एज सच पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्कोडा कुशाक को हमेशा ही पसंद किया गया है, काफ़ी अच्छी कार रही है वो। बट कुछ फीचर थे जो कंपटीशन ने ना भर भर के दे दिए थे, जो उस कार में मिसिंग थे। मैं तो ऐसा कहूँगा, जिस समय इसको लॉन्च किया गया था उसी टाइम पे कई ऐसे फीचर थे जो कंपटीशन इससे ज़्यादा कैरी कर रहा था। वो फीचर तो खैर ये अभी 2026 में भी नहीं ऐड कर पाया है, बट फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यूज़र्स को परेशान कर रही थी, कस्टमर को बॉदर कर रही थी, वो इस बार एड्रेस किया गया है। अगर आपको फीचर सेट चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो आई एम सॉरी टू से ये कार अभी भी वहाँ पे नहीं पहुँची है। माइंडसेट काफ़ी मैच्योर चाहिए इन कारों के लिए, कई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ये करवाती हैं फॉर श्योर। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग के लिए, जो कि ड्राइविंग है, स्टीयरिंग है, एनीथिंग रिलेटेड टू ड्राइविंग, उसमें यहाँ पे किसी तरह का छोटा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलने वाला है, ना कि कभी किया गया है। खैर एडास इस तरह के फीचर दे देते तो अच्छा होता, मैं भी मिस करता हूँ यार कभी कभी हाईवे में। कुछ रोडें तो हैं इंडिया में जहाँ एडास आज भी मतलब तुम्हें लगेगा कि अभी थोड़ी देर बैठ सकते हैं आराम से। इस बार भी एडास को मिस कर दिया गया है। अगर सिर्फ कुशाक की बात करें और पावर ट्रेन को देखा जाए तो 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, जिसमें 1 लीटर मैनुअल, 1 लीटर ऑटोमेटिक, 1.5 लीटर मैनुअल, 1.5 लीटर DSG, ये 4 वेरिएंट लॉन्च किए थे। जिसमें अगर सिर्फ माइलेज को देखा जाए, जो 1 लीटर ऑटोमेटिक था वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन था। सिटी में तो उसका माइलेज बहुत ही ख़राब था, हाईवे में हाँ थोड़ा बहुत कवर अप वो कर लेता था। और मतलब इसमें ऐसा कुछ VW ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम AT टेक्नोलॉजी की है। बट थैंकफुली इस बार उसको एड्रेस किया गया है। इन्होंने जो इस बार नया एसिन का 8 स्पीड गियर बॉक्स लगाया है, ऑन पेपर तो प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिससे हमें एज अ कस्टमर 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो माइलेज काफ़ी इम्प्रूव होगा। अभी क्या होता है ना, जब आप गियर बढ़ा देते हैं तो आपका ना RPM काफ़ी लो हो जाता है, उस लो RPM से आपका माइलेज बढ़ता है। ये पहली चीज़ हो गई। और जो सेकंड बेनिफिट एज अ कस्टमर हमें मिलने वाला है, वो ओवरऑल कॉस्ट कम करी गई है। अब कार में उसका कितना इफेक्ट आएगा ये तो जब प्राइसिंग डिसाइड होगी तो पता चलेगा, बट कंपनी को ये गियर बॉक्स सस्ता पड़ा है समहाउ। और ये कंपनी काफ़ी रिलायबल है, टोयोटा के अंडर आती है, एसिन ब्रांड है, इस बार न्यू कुशाक में है। और आने वाली स्लाविया, वर्टस सभी 1 लीटर 80 जहाँ पे लगा था वहाँ ये 8 स्पीड वाला गियर बॉक्स दिखेगा। ब्रांड की बात करूँ तो ये वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड इसके गियर बॉक्स को यूज़ करते हैं। ये AQ300 जो गियर बॉक्स बनाया गया है, ये फर्स्ट टाइम ही यूज़ हो रहा है, बट इसके बाकी जो वेरिएंट हैं और भी कई कंपनीज़ ने अपनी कार में यूज़ किया है। 1 लीटर ऑटोमेटिक में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा बात हुई नहीं जितनी होनी चाहिए। मैंने जब इसकी टेस्ट राइड ली थी, मेरे फ्रेंड के पास भी है, जब भी मैं उसकी गाड़ी ओन करता हूँ मुझे पता चलती है वो प्रॉब्लम ऐसी है कि जब आप एकदम लो स्पीड पे होते हैं, सिटी ट्रैफिक में होते हैं और क्लच को ऐसे रिलीज़ करके धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो गाड़ी ना ऑल ऑफ अ सडन गियर इंगेज कर देती है। 1 लीटर में ये थी प्रॉब्लम, और एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगती है। अब इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप ब्रेक को आधा दबाते हो। अभी ब्रेक को आधा दबा के आप धीरे धीरे स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। अभी इससे क्या होता है, स्पीड तो कंट्रोल आ जाती है, लेकिन जो ब्रेक पैड्स हैं ना वो बहुत तेज़ वेयर आउट होते हैं। मतलब मेरे फ्रेंड की गाड़ी है जिसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग 15,000 पे होती है, उसका 1 ईयर हो गया था, वो 13,000 पे सर्विसिंग के लिए गया था, 1 लीटर 80 स्लाविया, और उसको ना अपने ब्रेक पैड रिप्लेस कराने को बोला गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ 1 लीटर ऑटोमेटिक के साथ थी, और ये कॉम्बिनेशन ही ना कुछ गलत तरीके से डिज़ाइन था। मतलब आप जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे ना, गाड़ी सीधे 10-15 की स्पीड पे जाने की कोशिश करती है और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से जाती है। हाफ ब्रेक में गाड़ी चलाना वैसे भी एडवाइस नहीं है। आप अगर हाफ ब्रेक दबा के गाड़ी चला रहे हो ना, आपके गियर बॉक्स पे भी अननेसेसरी लोड आता है और ब्रेक पैड तो बहुत तेज़ वियर होते ही हैं। इस प्रॉब्लम को आई थिंक ये नया गियर बॉक्स एड्रेस करेगा, क्योंकि इसमें 8 स्पीड आते हैं, तो इनिशियल RPM को भी काफ़ी लो रखा जाएगा। तो जैसे 1.5 लीटर में क्या है ना, अगर आप पूरा ब्रेक छोड़ भी देंगे ना, तो गाड़ी 5 की स्पीड तक मैक्स जाती है और बहुत स्मूथली जाती है अगर आप एक्सीलेटर को नहीं टच कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि आपको ना ऐसा पैनिक नहीं होता है कि आपको एकदम से ब्रेक दबानी है या फिर
आपको कितना आधा ब्रेक दबा के रखनी है। आप एकदम रिलैक्स होकर पूरी ब्रेक भी छोड़ते हैं, गाड़ी धीरे धीरे रोल करती है, फिर आपको लगता है तो आप एक्सीलेटर ले लीजिए। बट उसमें कैसा है कि आप बार बार आधी ब्रेक दबाएंगे फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे फिर छोड़ेंगे। ब्रेक पैड पे तो अननेसेसरी जोर आता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब होता है। आई मीन आपके साथ जो बैठे हैं ना, वो एक हल्का सा जर्क फील होगा ही, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, वो बार बार करना ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अब जब फाइनली ये AC ने 8 स्पीड गियर बॉक्स की ड्राइविंग करूँगा तो मैं बताऊँगा वो प्रॉब्लम एक्चुअली एड्रेस हुई है कि नहीं हुई है। बट ऑन पेपर तो लगता है कि अब वो इशू नहीं आना चाहिए। MQB IN A0 प्लेटफॉर्म की गाड़ी में जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम फेस हुई थी वो AC की है। उसके लिए तो पूरा इंटरनेट रेडिट भरा हुआ है। AC को लेके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट कंपनी ने छोटे छोटे चेंजेस करके उसको फिक्स करने की कोशिश करी, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड वे। इंडिया जैसी मार्केट में जहां हम ओपिनियन बनाने के बाद उसे बहुत टाइम तक कैरी करते हैं, और एक बार हमने किसी को लेके बना लिया ना कि नहीं नहीं इस ब्रांड के साथ ये प्रॉब्लम है, वो जाता नहीं है। तो कंपनी को आई थिंक ये प्रॉब्लम जल्दी फिक्स करनी चाहिए थी, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। शुरुआत में तो AC ट्रिप होने जैसे प्रॉब्लम्स होते थे। जैसे ही आप इंजन के RPM बढ़ाते हैं, आपके AC ट्रिप कर जाता था। कंपनी ने थोड़ा आइडलिंग बढ़ा के और सॉफ्टवेयर चेंजेस करके ये प्रॉब्लम को टेम्परेरी फिक्स कर दिया, बट फिर भी प्रॉब्लम होती ही थी। आपकी सिटी अगर मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरिया में है तो एक बार के लिए ये AC फिर भी सेटिस्फैक्ट्री थे। मैं कई बार ट्रिप पे गया हूँ जिसमें रेयर पैसेंजर ने मुझको बोला है कि AC थोड़ा और तेज़ कर दो, जबकि यहाँ फ़ैन 5-6 स्पीड पे चल रहा होता है। तो थोड़ा वेंटिलेशन और जिस तरीके से इन्होंने पूरी डक्टिंग की है वो उसमें भी प्रॉब्लम है। सही से हवा हर तरफ नहीं जाती है। मतलब यहाँ फ़्लो अच्छा आता है मिडिल पे, अगर मैं यही कॉर्नर्स की बात करूँ तो फ़्लो काफ़ी लो है। दूसरा, जब ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था, एक बहुत ही गलत डिज़ाइन डिसीजन लिया गया कि इन्होंने ना फिक्स ज्योमेट्री का कंप्रेसर यूज़ किया है। अब इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे गर्मी होती है, नॉर्थ की गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है। आप दिल्ली लखनऊ की गर्मी में जाइए तो आपको पता चलेगा गर्मी कहते किसे हैं। उस कंट्री में आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आपने प्लेटफॉर्म बनाया है जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बना है, और ऐसे प्लेटफॉर्म की गाड़ी में आप AC इतना वीक लगा रहे हो। फिक्स ज्योमेट्री वाला कंप्रेसर यूज़ करना कहाँ से सिंपली क्लेवर है यार, मुझे बताओ तो। अब इन्होंने क्या किया कि पैसा बचाने के लिए, ऑफ कोर्स कस्टमर के लिए ही कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, बट इन्होंने 2000-3000 के डिफरेंस के लिए इन्होंने फिक्स ज्योमेट्री का कंप्रेसर लगा दिया। मारुति 800 में आता था ये कंप्रेसर। अब समझ सकते हैं आप कितना ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उस कंप्रेसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टोटली इंजन RPM पे डिपेंडेंट है। उसके पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है, तो आप जितना तेज़ इंजन का RPM रहेगा उतना ही तेज़ वो ड्राइव करेगा। उसमें वो बीच में रेशियो लगाते थे 1:1, 1:1.2 ऐसे रेशियो लगा के वो RPM डिसाइड करते हैं। मतलब इंजन 1 रोटेशन घूमेगा तो वो 1.2 रोटेशन घूमेगा, कुछ ऐसा वो कॉन्फ़िगर करके उसको चलाते थे। अभी फिक्स ज्योमेट्री से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आपका RPM बहुत ज़्यादा लो है, ट्रैफिक में कोई ऐसे रेव तो करता नहीं रहता है, तो उस समय क्या होगा, आपका AC भी स्लो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं कि आपके RPM के अगेंस्ट जाके AC अपनी स्पीड को, अपने कंप्रेशन रेशियो को चेंज कर सके। आपको गर्मी लग रही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वही जब आप हाईवे में जाते थे तब एयर फ्लो अच्छा हो जाता था, जहाँ आपके RPM थोड़े हाई होते, मतलब 3000-3500 RPM जहाँ आप रेव कर रहे हैं, आपके RPM ज़्यादा फील होने लगेंगे। उसमें फिर इन्होंने ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम दे दी कि अपने आप AC ट्रिप हो जाता था तेज़ RPM में, हालांकि उसको फिक्स कर दिया था। तो यही सब है। मतलब प्रॉब्लम की लिस्ट बहुत बड़ी है। फिक्स कंप्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए था, बट इन्होंने दे दिया था। फाइनली इस बार ये लेके आए हैं वेरिएबल ज्योमेट्री का कंप्रेसर। ये कोई नया कंप्रेसर नहीं है। अब इंडिया में आने वाली इस बजट क्या, बाकी इससे लो बजट वाली सारी गाड़ियों में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर ही यूज़ होता है। ये कंप्रेसर क्या करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कुछ भी हो, आपका इंजन किसी भी RPM पे रन कर रहा हो, इसमें एक स्क्वॉश प्लेट लगी होती है, जिससे ना जो कंप्रेशन अंदर होता है जिस चैम्बर में, उसकी साइज़ को ये बड़ा या छोटा कर सकता है। बिल्कुल मोटा मोटा बोलूँ तो आपका इंजन किसी भी स्पीड में चल रहा हो, आपके केबिन की जो भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग कंप्रेशन की साइज़ चेंज करके आपको प्रॉपर एयर फ्लो दे देता है। यहाँ पे भी AC में ऑटोमेटिक फीचर होता है, वहाँ तो इसका होना मैंडेटरी है। फिक्स ज्योमेट्री कैसा ऑन ऑफ जैसा काम करता था, मतलब ऑन है तो हवा एक टेम्परेचर पे आ रही है, ऑफ है तो हवा एक टेम्परेचर पे आ रही है। वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। वेरिएबल में आपको कैसे, अगर चाहिए कि 28 डिग्री मेंटेन करना है तो वो 28 डिग्री के आसपास ही आपके केबिन का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। वेरिएबल में कैसा है, आपने जो ऑटो पे टेम्परेचर सेट किया, मान लीजिए 24 सेट किया है ना, तो वो कुछ इस तरीके से अपने कंप्रेशन को चेंज करेगा। स्क्वॉश प्लेट को, टिल्ट प्लेट, आप जो भी कहिए, बहुत सारे नाम है उसके, तो वो अपने स्क्वॉश प्लेट को टिल्ट करके आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। मतलब आपने 24 डिग्री सेट किया है तो वो 24 के आसपास ही रहेगा। लुक्स की बात करूँ तो वो सब्जेक्टिव है, बट जो नया लुक है वो फ्रेश है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, अभी जैसे एक टाइम पे पहले हेलोजन इंडिकेटर आते थे ना, उसके बाद LED में स्विच किया गया था, तो हर किसी को अपनी कार में LED इंडिकेटर चाहिए थे।
अभी वैसे ही सीक्वेंशियल इंडिकेटर आ गए हैं जो काफ़ी फ्रेश लगते हैं, मॉडर्न लगते हैं। नई कारों में ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ वो सीक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ ही आए, तो हाँ वो भी इस बार दे दिया गया है, रियर साइड से ही पर दिया गया है। तो 2 मेजर प्रॉब्लम थी। 1 लीटर के गियर बॉक्स में प्रॉब्लम थी ऑटोमेटिक वाले, वो इन्होंने एड्रेस किया है। एसी में तो खैर जन्मजात प्रॉब्लम थी, इस बार उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम एड्रेस की गई हैं। बाकी और भी फीचर सेट है जो धीरे धीरे करके मे बी इन फ्यूचर ऐड किए जाएँ। जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने गाड़ी को रिलीज़ करने के बाद कई फीचर ऐड किए थे। 22 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो मैनुअल सीट थी, बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक सीट दी थी। फिर ये डिस्प्ले पहले फुल साइज़ दिया, फिर ये स्मॉल साइज़ वाला दिया, फिर से फुल साइज़ वाला दिया। तो और उसके बाद जैसे सब वूफर ऐड किया। इस तरह के छोटे छोटे आई थिंक अपडेट मिलते रहेंगे। तो ठीक है, बट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो खाली सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक नहीं की जा सकती, मोस्टली जो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, तो वो उनको रिलीज़ में ही देना होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।